सभी को नमस्कार। पहले हमने वीडियो अपलोड की थी प्राचीन भारतीय इतिहास की, जिसमें हमने प्राचीन भारतीय इतिहास की एक रूपरेखा बनाई थी। उससे आगे की रूपरेखा आज पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की आज हम रूपरेखा बनाएंगे। मैं इस रूपरेखा की बार बार बात क्यों करता हूं? क्योंकि जब हम कर्मानुसार भारतीय इतिहास को समझने लगते हैं तब हमारे वो याद होने लगता है कि इस घटना से पूर्व ये घटना घटित हुई, इस घटना के बाद ये घटना घटित हुई। तो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन हमारे वैसे ही हल हो जाते हैं सीधे सीधे। तो आज मैं आपके सामने एक क्रम बनाता हूं एक ट्रिक के साथ। ट्रिक है, एक मस्त तरीका है जिससे आप प्राचीन भारत से लेकर पूर्व मध्यकालीन, जहां से आज हम शुरू करने जा रहे हैं, पूर्व मध्यकाल, भारतीय इतिहास का पूर्व मध्यकाल, जो कि शुरू होता है 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। इससे पूर्व हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था। अब मैं आपके सामने 2 वर्ड लिखूंगा। याद करने का तरीका है, आप एक पेज पर इसको उतार लें और इसी के अनुसार भारतीय इतिहास को पढ़ें। यह तरीका है, आपके पास 2 शब्द है, एक है अपने, दूसरा है पराए। अपने, पराए। फिर 3 नंबर पर अपने, गला भी खराब है आज, और 4 नंबर पर है फिर पराए। फिर 5 नंबर पर इधर अपने, इधर फिर 6 नंबर पर पराए। फिर है अपने, और इधर फिर 8 नंबर पर पराए। अब हम इसे समझते हैं कि ये अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए है क्या। ये है प्राचीन भारतीय इतिहास का क्रम। हम यहां तक आएंगे 12वीं शताब्दी तक इन अक्षरों के सहारे। पहला पाषाण काल के बाद जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है सिंधु घाटी सभ्यता। नोट कर ले में, पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता हमें ध्यान है। दूसरा है वैदिक सभ्यता। ये लोग अपने थे, आर्य, मध्य एशिया या यूरेशिया, ये थे बाहर के। अपने, पराए, फिर अपने। अपने कौन? महाजनपद और बौद्ध व जैन। महाजनपद, बौद्ध व जैन, ये हमारे अपनों में आ गए। महाजनपद है द्वितीय नगरीय क्रांति, बौद्ध जैन है धार्मिक क्रांति। जब ये चल रहा था, इधर से पराए आए थे। कौन आए पराए? ईरानी व यूनानी आक्रमण। हमने पढ़ा था ईरानी व यूनानी आक्रमण। प्राचीन भारतीय इतिहास की वीडियो जिसने नहीं देखी वो देख लेवें, जिसमें हमने ईरानी आक्रमण भी पढ़े कौन आया, यूनानी आक्रमण भी पढ़े कौन आया। फिर अपने, अपने कौन? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य ये हमारे अपने। पराए, पराए हम मौर्योत्तर काल में देखते हैं कि भारतीय भूमि मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित है, जिसमें 4 विदेशी लोग आएंगे। वो 4 कौन कौन हैं? हिंद, यवन, शक, पहलव और कुषाण। हिंद, यवन, शक, पहलव और कुषाण। जिस समय मौर्योत्तर काल में ये 4 शक्तियां थी,
तो मौर्य के जस्ट बाद हमारे इसको थोड़ा सा नीचे लिख देंगे अपने, ये भी नीचे ले चलते हैं। मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल में इसी के समकालीन हमारी 4 शक्तियां भारत में जो थी, मौर्यों के बाद आए शुंग, शुंग के बाद आए कणव, कणव के बाद आए आंध्र सातवाहन, और इसी के साथ एक अलग शाखा थी उड़ीसा में चल रही थी, चेदी वंश। ये हमारे अपने, ये पराए। फिर अपने कौन? मौर्योत्तर काल के बाद शुरू होता है गुप्त काल। गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के बाद मगध में गुप्त आते हैं। जैसे ही गुप्त काल खत्म होता है तो गुप्त काल की एंडिंग पर, गुप्त काल जो चलता है 275 से 550 ईस्वी तक चलता है। गुप्तों के बाद गुप्तोत्तर काल, और गुप्तों में अपने हमारे अपने हो गए, और इनके बराबर में पराये कौन होंगे? गुप्तों के समय बाहर से एक विदेशी जाति आई थी जिसे हम कहते हैं हूण। ये था गुप्तों के सामने पराये, अपने पराये। फिर 8 नंबर पे अपने, जिसे हम कहते हैं मुख्य शासक की लिखूंगा मैं, हर्षवर्धन। कनौज में किसकी सत्ता थी? हर्षवर्धन की। 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। इस अपने के बाद जो पराये आए, 10 नंबर दूंगा इसको, 7वीं शताब्दी हो गई है। इधर जो पराये आएंगे उसको हम कहते हैं अरब आक्रमण। हमारा जो आज का विषय रहेगा वो रहेगा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का जो पहला सफल अरब आक्रमण हुआ। इससे हम शुरुआत करेंगे पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। इसके बाद ये आए अरबों के बाद, फिर यहां अपने 10 नंबर पे हर्ष की मृत्यु के बाद अपने में हमारे अपने जो क्या करेंगे, हर्ष की मृत्यु के बाद वो करेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष जिसमें हम किनको पढ़ते हैं? गुर्जर प्रतिहार, बंगाल का पाल वंश और राष्ट्रकूट। उत्तरी दक्कन में जो था राष्ट्रकूट वंश, इनमें चलता है त्रिपक्षीय संघर्ष। जिस समय हमारे अपने त्रिपक्षीय संघर्ष कर रहे हैं, उधर से पराये आ जाएंगे। क्या करने? वो आएंगे जिसको हम कहते हैं तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में मुख्य रूप से सुबक्तगीन, गजनवी, ये पराये में। अब नीचे बोर्ड पे जगह नहीं है, एक बार आपको इतना देखना है। 12 शब्द हैं जिसमें 6 है अपने, 6 है पराये, और हम पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में प्रवेश कर चुके हैं।
अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए। आपने इस चार्ट को अच्छे से याद कर लेना है। अब मैं इसको मिटा के थोड़ा सा जो 2-3 शब्द रहे हैं उनको लिखता हूं। आप इसको अच्छे से एक चार्ट में लिख लेना। बारह शब्द हैं जिसमें 6 हैं अपने, 6 हैं पराए। और पराए मैंने इधर इसलिए लिखा क्योंकि अपने इधर थे और पराए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से आक्रमण कर रहे थे। अभी तक हमने ये देख लिया, कहां तक आ गए थे हम? तुर्क आक्रमण पर। मैं नीचे वाली जो लाइन है यहां लिख देता हूं। वो कितने नंबर थे? 11 और 12। अब 13 नंबर और इधर होगा 14 नंबर, इधर 15। बस इसके आगे अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। उधर से जब गजनवी आ रहा था 11 और 12, इधर हमने नीचे वाली लाइन को मैं ऊपर ले आता हूं। पराए अपने, यहां त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद इधर हम पढ़ते हैं तुर्क आक्रमण। जब यहां गजनवी था तो हमारे अपने यहां क्या कर रहे थे? हमारे अपनों में हम राजपूत काल इसी तरह से अच्छे से याद हो जाएगा। हमारे अपनों में हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार। गजनवी ने जब आक्रमण किया, गुर्जर प्रतिहार राजा कौन था ये हम पढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार राजा, गुर्जरों की सत्ता कनौज में स्थापित हो जाती है त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद। राज्यपाल, गुर्जर प्रतिहारों के साथ ही हम पढ़ेंगे चालुक्य, जो कि गुजरात वाले हैं। मोहम्मद महमूद गजनवी गुजरात में भी आक्रमण करेगा सोमनाथ मंदिर पर। और यहां का राजा कौन होगा? भीम प्रथम। इसके अलावा हमें पढ़ना होगा गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, परमार और एक वंश और पढ़ना होगा चंदेल। ये 4 राजवंश हमारे इस समय क्लियर हो जाएंगे। यहां होगा विद्याधर और यहां होगा भोज। इसका वैसे कोई भी लेना देना नहीं है गजनवी से, लेकिन उसके समकालीन राजा है ये हैं हमारे अपने। जब ये अपने तो उसके बाद पराये की कड़ी में कौन आएगा 14 नंबर पर? वो आएगा मोहम्मद गौरी। इसी तरह हम पढ़ेंगे जब गौरी आएगा तो हमारे अपने इधर कौन कौन होते हैं। गौरी का मुकाबला गुजरात वाला चालुक्य या सोलंकी वंश भी हमें कहते हैं, वो। उसके जस्ट बाद हम पढ़ते हैं चौहान, पृथ्वीराज चौहान से इसका युद्ध होता है। उसी के साथ हम पढ़ेंगे इस समय चंदेलों की स्थिति, और उसी के साथ हम पढ़ेंगे इस समय गहड़वाल वंश की स्थिति। चौहान में पृथ्वी तृतीय, हम आगे इसको पढ़ेंगे अभी। चंदेल में इस समय परमर्दी देव, और गहड़वाल में इस समय जयचंद। इस तरह से हमारे जो है मुख्य रूप से राजपूत काल भी क्लियर हो जाएगा। ये हो गया अपने 15 नंबर अपने। 16 नंबर में पराये क्या हो जाएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक।
और इसके बाद अपने पराये की सारी कहानी खत्म। ये जो पराये हैं ये यहाँ अपने बनकर रहने लगेंगे अपने यहाँ, और कहानी शुरू हो जाएगी सल्तनत का। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी बात ना समझ आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दें। मैं इनको हम अलग से एक एक टॉपिक पढ़ेंगे जरूर। तो अपने परायों का माइंड में एक चीज फिक्स कर लेना कि 16 बातें हैं, जिसमें से 8 अपनों की है, 8 बातें परायों की है। इस तरह से हमारे पूरा का पूरा मध्यकाल तक का इतिहास जो है माइंड में आ जाता है। एक चार्ट आप ये बना लें। एक छोटा सा चार्ट आपको और बना के देता हूं, वो बना लो। 2 चार्ट बना लो। प्राचीन और मध्यकाल का क्रम जो है आपका अच्छे से सेट हो जाएगा। दक्षिण भारत को बाद में, इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास जो है दक्षिण भारत का क्रमानुसार व्यवस्थित उसको कर देंगे, और उसके बाद हम एक एक क्लास या तो ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास की रखेंगे एक एक क्लास, या प्राचीन भारत की। जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे। कमेंट करके बता देना कि सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करें या पूर्व मध्यकाल से, अरब आक्रमण के बाद से शुरू करें। जैसा आप कहोगे वैसा। अब एक चार्ट बनाओगे, उसको नाम दोगे आप पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकालीन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। पूर्व मध्यकालीन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास, ये पॉइंट लगा के अब हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है वो देखना है। ये स्थिति कौन सी है? ये जो शब्द है 2, ये स्थिति है 8वीं से 12वीं सदी तक की। ये जो स्थिति है मध्यकाल शब्द वाली, ये इसके बाद की स्थिति है जो कि 12वीं सदी से, यानी कि मुख्य रूप से 1206 से लेकर 1757 मान लो आप प्लासी का युद्ध, या मान लो आप औरंगजेब की मृत्यु तक, कहीं भी आपको जैसा उचित लगे। इस तरह से 2 कहानियां हैं। इसको भी एक नाम दे सकते हैं हम आक्रमण। पूर्व मध्यकाल को याद करने के लिए आक्रमण से आक्रमण तक ये नाम दे दो। आक्रमण से आक्रमण तक। अब आक्रमण क्या है? 712 अरब आक्रमण, और आक्रमण तक में आएगा 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध। यह है आपका पूर्व मध्यकालीन। यहां इसको आप नाम दे दो युद्ध से युद्ध तक। लो, ये आपका क्लियर हो जाएगा। युद्ध से युद्ध तक में क्या रखोगे आप? 1192, वही पॉइंट उठाओ। 1192 तराइन द्वितीय से प्लासी 23 जून 1757। तो 1192 से 1757 प्लासी का युद्ध। पूर्व मध्यकाल को आक्रमण से आक्रमण तक, यानी कि 712 से 1192 तराइन द्वितीय तक। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का काम शुरू हो जाता है। मध्यकाल को नाम दे दो 1192 तराइन द्वितीय से प्लासी 1757 तक।
ये हम नाम देंगे। अब ये चार्ट बनाना है हमने। पहले हम पढ़ेंगे अरब आक्रमण, बाहर से आने वाले जो पराए थे। फिर हम पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण। उसके बाद हमारा पॉइंट होगा दिल्ली सल्तनत। उसके बाद हमारा पॉइंट होगा मुगल वंश। उसके बाद इन दोनों के बीच में हमारा एक टॉपिक चलेगा जिसको हम नाम देंगे भक्ति व सूफी आंदोलन। बीच में क्यों कहता हूं? क्योंकि जब मोहम्मद गौरी का आक्रमण होगा 1192, उसी समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में आकर बस जाते हैं। मुगल वंश के साथ औरंगजेब जब लास्ट राजा होगा तो शिवाजी साथ में ही पढ़ लेंगे। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे एक पॉइंट दक्षिण भारत, जिसमें मुख्य रूप से आप चोल रख लो, चालुक्य रख लो, चोल, विजयनगर, बहमनी, ये दो मुख्य पॉइंट। दक्षिण भारत की तो अलग से हम क्लास बना ही रहे हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आज डिस्कशन कर लेते हैं। मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं, ये चार्ट बना लो, कर्मानुसार कर लो। अगर आपने एक बार इसका इलाज कर दिया ना कि किसके बाद क्या है, कौन किसके सेट हो रहा है, तो जब किसी भी वंश के किसी दूसरे के साथ युद्ध होते हैं, युद्ध देखो कोई भी वंश है उससे पहले वाली घटना से वो चीज प्रभावित होती है, बाद वाली घटना, और उसका उसके बाद वाली घटना पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जब हमें आगे की और पीछे की घटनाओं का पता है तो हमें आधी चीज तो वैसे ही याद हो जाती है। तो इस तरह से आपको जैसा जैसा कहूं वैसा करते जाओ, भारतीय इतिहास आपको अच्छे से इस पर पकड़ अच्छी बन जाएगी आपकी। अभी हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है अरब आक्रमण। इस चीज को बस आपने थोड़ा सा समझना है। एक हम बनाएंगे, ज्यादा तो इसको बनाना नहीं आता मेरे को, मैप, बस हम समझने के लिए इसको बना लेते हैं। ये है उस समय का प्राचीन मध्यकालीन पूर्व मध्यकाल की स्थिति है। यहां है अरब, पानी पिलाना। यहां है अरब, और अरब में ये आक्रमण करने आएंगे। इधर है उत्तर, जितने भी आक्रमण हुए हैं इसको हम कहते हैं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। इधर से आक्रमण होते हैं जितने भी। और यहां आप एक नाम दे दो सिंध प्रांत। इसको चलो पढ़ा रहने दो, ये पूर्व मध्य का, इसको हम नाम दे देते हैं यहां सिंध प्रांत। पानी ले आए। ये यहां हम मान लेते हैं सिंध प्रांत, यहां अरब। यहां का राजा है दाहिर, इतना लिख दो।
अब हमने ये जानना है कि अरब जो है वो भारत पर आक्रमण क्यों करते हैं। अरब आक्रमण के कारण देखो, अचानक से अरब कहां से आ गए, ये आक्रमण कहां से आ गए। हम एक पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं 576 ईस्वी में इनका जन्म होता है। ये मैं थोड़ा सा आपको फास्टली बता देता हूं, इसकी अरब और तुर्क आक्रमण की अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसमें अच्छे से कर लेंगे। तो पैगंबर साहब का जन्म हुआ 570 ईस्वी में। 610 ईस्वी में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ पैगंबर साहब को। जैसे हम पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, उनको इतनी तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी तरह इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 622 ईस्वी में पैगंबर साहब मक्का छोड़कर मदीना चले जाते हैं। इस घटना को कहते हैं हिजरत, और यहीं से शुरू होता है हिजरी संवत। हिजरी संवत कब शुरू होता है? 622 में। पैगंबर साहब का देहावसान हो जाता है, इनकी मृत्यु होती है 632 ईस्वी में। यहां से कहानी शुरू होगी। इनकी मृत्यु के बाद इनके जो उत्तराधिकारी थे, इनके जो प्रतिनिधि थे, उनको नाम देते हैं हम खलीफा। क्या नाम दिया जाता है? खलीफा। खलीफा का मतलब है प्रतिनिधि। खलीफा मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम धर्म चलाया, इनके प्रतिनिधि आगे आए, उनको खलीफा कहते हैं। खलीफा के पास दो पावर थी, एक धार्मिक और दूसरी प्रशासनिक। धार्मिक और प्रशासनिक दो पावर है। इसमें तो वो अपने धर्म का प्रचार करवाएगा, प्रशासनिक में वो अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। यहां हमारे पास पॉइंट निकल कर आते हैं। पैगंबर साहब के देहावसान के बाद अबू बकर पहले खलीफा बने, उसके बाद अबू बकर के बाद दूसरे जो खलीफा आते हैं वो आते हैं उमर। इसके समय की हमें एक बात पढ़नी है कि उमर जो था, ये सारी जो घटनाएं हैं ये अरबियन कंट्री की पढ़ रहे हैं, हम अरब साम्राज्य की पढ़ रहे हैं, और इस साम्राज्य से जो भी आक्रमण होगा उसको हम कहेंगे अरब आक्रमण। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अरब थे कौन। ये इस्लामिक कंट्री है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफा जो कि मुसलमानों का सर्वोच्च धर्मगुरु है, उसके पास ये अथॉरिटी, ये अधिकार है। इसके लिए वो अलग अलग गवर्नर, अलग अलग सैनिक रखता है। उमर जो आया खलीफा, इसके समय मुंबई के थाने नामक क्षेत्र पर 636 ईस्वी में अरबों ने मुंबई में आक्रमण की योजना बनाई जो कि असफल हो गई। अरब आक्रमण की 636 की पहली योजना असफल रही। इसके बाद हमारी कहानी चलती है। तो खलीफा के पास दो अधिकार थे, एक धर्म का प्रचार और दूसरा था साम्राज्य का विस्तार। तो 636 के बाद आगे हम बढ़ते हैं कहां? 711, 712। अरब आक्रमण के कारण क्या रहते हैं? अरब आक्रमण के कारण रहेंगे, एक तो वही हो गया इस्लाम का प्रचार, धर्म वाली बात हो गई, प्लस इसके साथ धन प्राप्ति की लालसा, और एक टॉपिक हो गया साम्राज्य विस्तार।
अरब आक्रमण के कारण क्या रहते हैं? इस्लाम का प्रचार, धन प्राप्ति की लालसा और साम्राज्य विस्तार। इसी मुद्दे को लेकर अरब जो हैं वो भारत पर आक्रमण करते हैं। खलीफा का नाम आता है खलीफा वालिद। इसके समय इराक का गवर्नर था हज्जाज। ये तो कारण हमने पढ़े ये थे। 711 व 712 में ऐसा एक तत्कालीन कारण माना जाता है कि अरबों का एक जहाज था, यहां पड़ता है देवल बंदरगाह। इस देवल बंदरगाह कहां पर है? सिंध में। तो देवल बंदरगाह पर कहते हैं कि अरबों का जहाज जो कि श्रीलंका से आया था उसको लूट लिया था सिंध वालों ने। और सिंध का राजा कौन है? दाहिर। और दाहिर ने कहते हैं कि इस पर कोई ऑब्जेक्शन कुछ नहीं किया। इससे बुरा लगा अरब के लोगों को। खलीफा ने हज्जाज को कहा आक्रमण करवाओ। तो 711 में एक आक्रमण होता है उबैदुल्ला और बुदैल का, जो कि असफल रहता है। फिर 712 में भेजा जाता है मोहम्मद बिन कासिम। 712 में कौन आएगा? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में खलीफा वालिद के कहने पर इराक के गवर्नर हज्जाज ने 17 वर्ष के एक टिंगर को भेजा जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। ये सफल होता है। तो पहला अरबों की तरफ से पहला सफल आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया? 712 में। किस पर किया? सिंध के राजा दाहिर पर। दाहिर इसमें परास्त हो जाएगा। दाहिर की मृत्यु हो जाती है। दाहिर की पत्नी थी रानी देवी। ये जौहर करती है, जो कि भारतीय इतिहास का पहला जौहर माना जाता है। दाहिर की 2 बेटियां रानी देवी और परमाल देवी। मोहम्मद बिन कासिम इनको पकड़ के खलीफा के पास भिजवा देता है। खलीफा को रानी देवी और परमाल देवी कहती हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने तो हमें बहुत अपमानित किया है, हम तो आपके लायक नहीं हैं। तो खलीफा वालिद क्या करते हैं? मोहम्मद बिन कासिम के लिए एक फरमान जारी करते हैं कि उसको जिंदा बैल की खाल में सिलवा दिया जाए। इसी तरह से मोहम्मद बिन कासिम का अंत होता है। हमें यह ध्यान रखना है, अरबों का पहला सफल आक्रमण 712 मोहम्मद बिन कासिम ने किया। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर। दाहिर युद्ध में परास्त हो जाता है। इस युद्ध को कहते हैं हम रावर का युद्ध। बस इतनी कहानी। 712 मोहम्मद बिन कासिम, सिंध का राजा दाहिर और रावर का युद्ध हुआ। मोहम्मद बिन कासिम की विजय हुई और दाहिर जो है उसमें परास्त हो जाता है। ये कहानी। अरब आक्रमण के बाद हमारे पास दूसरी घटना है तुर्क आक्रमण। ये लो देखिए तुर्क कहां से कैसे। यहां हमने एक स्टेशन बना ली अरब। यहां है
गजनी साम्राज्य। और गजनी में कौन लोग थे? तुर्क थे। अब ये तुर्क कहां से आए? देखिए, तुर्क पहले मुसलमान नहीं थे। तुर्क पाठ पूजा वगैरह ये करते थे। इस्लाम धर्म वाले इनको अपने शत्रु मानते थे, क्योंकि ये पाठ पूजा ये जो है इस्लाम में मूर्ति पूजा वगैरह जो है वर्जित है। तो ये लोग क्या है, अरबों के दरबार में चले गए, सैनिक के रूप में चले गए, और बाद में इनमें से जिन लोगों ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया उनके पास सत्ता आ गई। तो गजनी में पहला कौन आया? अल्पतगीन। गजनी में साम्राज्य की स्थापना करता है। अल्पतगीन के बाद आता है सुबक्तगीन। इसका गुलाम सुबक्तगीन। देखो, पहला तुर्क, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था? सुबक्तगीन। पहला तुर्क कौन है? सुबक्तगीन। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं। यहां गजनी की सिचुएशन थोड़ी सी अपने बदल लेते हैं। यहां है हिंदू शाही वंश। इनकी राजधानी थी काबुल के पास, पेशावर के पास वहिंद। एनसीईआरटी में इसका नाम वहिंद मिलेगा, और वर्तमान में इसका नाम है, ये नाम बताया जाता है उद्भांडपुर। हिंदू शाही वंश की राजधानी। यहां का राजा कौन है? जयपाल। राजा कौन है? जयपाल। पहला आक्रमणकारी कौन आएगा तुर्कों में? सुबक्तगीन। सुबक्तगीन किस पर आक्रमण करेगा? हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल पर, और इसको परास्त करके वापस चला जाएगा। सुबक्तगीन के बाद अगला जो द्वितीय तुर्क आएगा वो आएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी दूसरा तुर्क, ये भी यहां आक्रमण करेगा। ये कहता है मेरे से पहले वाले मेरे बापू ने इस पे किया आक्रमण, तो मैं भी यही करूं। हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल पर आक्रमण करता है, इसको परास्त कर देता है। जयपाल को आत्मग्लानि होती है और ये आत्महत्या कर लेता है। जयपाल के बाद उसका बेटा आनंदपाल राजा बनेगा। इसको हमने अब नहीं पढ़ना। अब हमने ये पढ़ना है जब गजनवी आक्रमण कर रहा है। परायों में हमने पढ़ा था अपने पराये अपने पराये। जब गजनवी आक्रमण करेगा भारत में कहां कहां पर कौन कौन है, एक हमें ये देखना होगा चालुक्य वंश। गुजरात में जो चालुक्य वंश है इसको सोलंकी वंश भी कहा जाता है। यहां का राजा कौन है? यहां का राजा है भीम प्रथम। चलो फिर उसका एक सामना होता है चालुक्यों को सोलंकी भी कहते हैं। यहां ये इलाका होगा, ये हो गए चंदेल। चंदेल वंश का राजा कौन था? विद्याधर। और ये सारा इलाका कनौज सहित ये सारा का सारा किसके पास था? गुर्जर प्रतिहार। अपना राजस्थान वाला, कुछ गुजरात का भी और यूपी का कनौज, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजय गुर्जर प्रतिहारों की होती है। गुर्जर प्रतिहारों का राजा कौन है? राज्यपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा कौन है? राज्यपाल। चंदेल वंश का विद्याधर और चालुक्य राजा है भीम प्रथम। इसी समय यहां एक और वंश है जिसको हम परमार वंश कहते हैं।
परमार वंश का राजा था भोज। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। तो ये भोज था। भोज को मैंने क्यों लिखा है अभी बताऊंगा। महमूद गजनवी का राज्यपाल से कौन से गुर्जर प्रतिहार आक्रमण से युद्ध होता है, या जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा कौन था, राज्यपाल, ये डर के भाग जाता है। इसके पड़ोसी चंदेल वंश के राजा विद्याधर को इस पे बड़ा गुस्सा आता है। विद्याधर चंदेल जो है वो राज्यपाल की हत्या कर देता है। विद्याधर चंदेल हिंदुस्तान का एकमात्र राजा माना जाता है जिसने गजनवी का प्रत्यक्ष रूप से विरोध किया। गजनवी का प्रत्यक्ष रूप से विरोध करने वाला एकमात्र राजा, गजनवी विरोधी, वो था विद्याधर चंदेल। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए, जिसमें उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है गुजरात के चालुक्य साम्राज्य में किया गया 16वां आक्रमण। ये 16वां आक्रमण किस पर होता है? गुजरात में मंदिर पड़ता है सोमनाथ। गुजरात का मंदिर है सोमनाथ। यहां की बातें यहां लिख रहा हूं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी। उस समय गुजरात का राजा है भीम प्रथम। कहते हैं कि पुजारी वर्ग ने महमूद गजनवी को कहा कि राजन, आप कम से कम हमारी मूर्ति तो मत तोड़ो, आप जितना धन लेके जाना है ले जाओ। तो महमूद गजनवी उन पुजारियों को कहता है, अरे मूर्खो, मैं बुत फिरोश नहीं, बुत शिकन हूं, यानी के मूर्ति भंजक हूं, मूर्ति तोड़ने वाला हूं। तो महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण जो सोमनाथ पर किया गया वो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है। हमने अरबों के आक्रमण के 3-4 कारण देखे हैं, लेकिन गजनवी के भारत पर आक्रमण का एक ही कारण था। वो क्या था? धन प्राप्त करना। गजनवी के भारत आक्रमण का क्या उद्देश्य था? धन प्राप्त करना। गजनवी का जो 17वां आक्रमण था, 17वां युद्ध था, वो था जाटों से हुआ था। ये जो 16वां आक्रमण गजनवी ने किया 1025 ईस्वी में किया था, और ये होता है 1027 में। 17 आक्रमण है इसके। ये था महमूद गजनवी, द्वितीय तुर्क आक्रमणकारी। अब हम पढ़ेंगे कि गजनी साम्राज्य जो बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसी साम्राज्य का एक क्षेत्र था जिसको हम कहते हैं, क्या नाम देते हैं? जिसको हम नाम देते हैं गौड़ साम्राज्य या गौड़ साम्राज्य, ये नाम दिया जाता है। अभी देखते हैं यहां है हमारा गजनी। गजनी साम्राज्य बहुत बड़ा था, जिसका एक प्रांत मान लो आप, छोटा सा क्षेत्र था गौर। गजनी साम्राज्य महमूद गजनी की मृत्यु के बाद एक बात मैं बतानी भूल गया कि गजनवी का वंश कौन सा था? यामिनी वंश। यामिनी वंश।
गजनवी की मृत्यु के बाद गजनी साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। जैसे ये साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होगा, ये साम्राज्य बड़ा होता जाएगा और गौर साम्राज्य जो था, गौर साम्राज्य में हमारे ऊपर जो आक्रमण, भारत पर आक्रमण करने आएगा वो आएगा शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन जो था वो मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से गौर का राजा बनेगा। इंक डाल के दो इसमें। शहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से गौर साम्राज्य का राजा बनता है और ये भारत पर आक्रमण का काम शुरू करता है। मोहम्मद गौरी जब आक्रमण करेगा तब हम एक तो इसी को पढ़ेंगे, चालुक्य वंश, गुजरात का चालुक्य वंश। ये 12वीं शताब्दी में हम प्रवेश कर चुके हैं। 12वीं शताब्दी में जो मानचित्र में हम देखें तो यह स्थिति हो जाती है, जिस जगह पर गुर्जर प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहार यहां तक थे, यहां तक कनौज भी उनके पास था, तो ये सिचुएशन बदल चुकी होती है। यहां ये भाग दो हिस्सों में बंट जाएगा। एक हिस्से में आ जाएंगे शाकंभरी के चौहान और दूसरे हिस्से में आ जाएंगे कनौज में गहड़वाल। दूसरे हिस्से में कौन आ जाएंगे? गहड़वाल। रेड वाला दिखाई दे रहा है? दूसरे हिस्से में गहड़वाल आ जाएंगे और इन्हीं के पड़ोस में यहां पढ़ेंगे हम चंदेल। ये 12वीं शताब्दी में भारत की जो स्थिति है, सिचुएशन, 4 बड़ी शक्तियां जिनके आपस में भी संघर्ष हो रहे हैं। जब ये आपस में झगड़ रहे थे तो बाहर का एक व्यक्ति मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, ये सबसे पहले ये सोचता है कि सारे इधर से आक्रमणकारी आए और मैं इधर से जाता हूं। वो सबसे पहले गुजरात के चालुक्य वंशी सोलंकी वंश के राजा पर आक्रमण करता है। ये राजा कौन था? मूलराज द्वितीय। आक्रमण कब होता है? 1178 में। 1178 में मूलराज द्वितीय पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी इसमें परास्त हो जाता है। मूलराज की विजय होती है। गौरी ने सोचा कि इधर वाले तो खतरनाक है, तो गौरी को एक बंदा याद कर रहा था। गहड़वाल वंश का इस समय राजा कौन है? जयचंद गहड़वाल। चंदेल वंश का राजा कौन है? परमर्दी देव चंदेल। देखो, गजनवी के आक्रमण के समय यहां विद्याधर चंदेल था और यहां था मूलराज प्रथम, यहां गुर्जर प्रतिहार वंश। चौहान वंश का राजा था पृथ्वीराज चौहान, या कह दो पृथ्वीराज तृतीय। ये स्थिति है। मोहम्मद गौरी दूसरा आक्रमण करेगा चौहान वंशी राजा पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय पर। इस युद्ध को हम नाम देते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। कब होता है? तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में। इस तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गौरी फिर हार जाएगा। मोहम्मद गौरी ने सोचा अब तो काम खतरनाक है, पृथ्वीराज चौहान भागती सेना का पीछा नहीं करता। मोहम्मद गौरी वापस चला जाता है। ठीक 1 साल बाद मोहम्मद गौरी फिर आता है। यही यहां पर युद्ध होगा अब तराइन का द्वितीय युद्ध।
और सन एक बदल जाएगा, कौन सा? 1192। तराइन का मैदान हरियाणा में पड़ता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय, मोहम्मद गौरी विजित होता है। पड़ोस का राजा जयचंद गहड़वाल बड़ा खुश होता है क्योंकि वो इसमें इसके साथ था। मोहम्मद गौरी ने सोचा कि जयचंद बड़ा खुश हो रहा है, क्यों ना इसको भी चंदा दे दें। तो मोहम्मद गौरी अब अगला आक्रमण करेगा गहड़वाल वंश के राजा जयचंद गहड़वाल पर, और जयचंद को दे देगा यहां पर चंदा। चंदावर के युद्ध में 1194 में जयचंद गहड़वाल भी परास्त हो जाएगा। इसका भी चैप्टर क्लोज। परमर्दी देव चंदेल का क्यों जिक्र किया है? क्योंकि परमर्दी देव चंदेल जो है इसका पृथ्वीराज चौहान तृतीय से युद्ध होता है। यह मोहम्मद गौरी के समय की स्थिति। अब हम बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कर देता है और दिल्ली सल्तनत का इतिहास शुरू होता है। अब दिल्ली सल्तनत को ट्रिक के अनुसार कैसे याद करना है मैं अभी आपको बता देता हूं। एक छोटी सी ट्रिक है जिसमें पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत आपके याद हो जाएगी। बस ये जितने भी मैप बना रहा हूं, एक चार्ट बना रहा हूं, इन सब का आप नोट्स बना लेना। नोट्स, बार बार कह रहा हूं भाई, नोट्स। अब हम शुरू करते हैं। ये सारे आक्रमण हो गए। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की एक छोटी सी ट्रिक है। इस ट्रिक का नाम है गुल खिला तो शायद लोचा होगा। गुल खिला तो शायद लोचा होगा। इसमें पूरी दिल्ली सल्तनत आ गई। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1526, जिसमें 5 मुख्य राजवंश शासन करते हैं। गुल से है गुलाम वंश, खिला से है खिलजी वंश, गुल खिला। तो से है तुगलक वंश, शायद से है सैयद वंश, लोचा से है लोदी वंश। गुल खिला तो शायद लोचा होगा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। अब इसमें आपने ये देखना है, ये चलेगा 1206 से लेकर 1290 तक, यानी कि ये चलेगा 84 वर्ष। खिलजी वंश, गुल खिलेगा कितने टाइम के लिए? गुल खिलेगा 30 वर्षों के लिए। 1290 में 30 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 1320। गुल खिलेगा 30 वर्ष के लिए। इंक डाल दो उसमें। 30 वर्ष के लिए गुल खिला। फिर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से ये चलेगा 1414 तक। ये हो गए 80, 10, 90, 4, 94। शतक से 6 रन दूर हैं। फिर है सैयद वंश।
सैयद वंश चलेगा 1414 से 1451, और उसके बाद लोचा से है लोधी वंश जो चलेगा 1451 से 1526। दिल्ली सल्तनत, एक ट्रिक जिसमें दिल्ली सल्तनत कंप्लीट। दिल्ली सल्तनत 1526 ईस्वी में लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त करके जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना कर देता है। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वंश। मुगल वंश बाबर 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में मुगल वंश की स्थापना कर देता है। बाबर को याद रखने के लिए देखो BABR बाबर, 4 नाम हैं, 4 अक्षर हैं ये वर्ड, और 4 युद्ध हैं। पहला पानी, उसके बाद है खाना, उसके बाद है चंदा, पानी पिया, खाना खाया, चंदा लिया, घर चला गया। पानी पीकर, खाना खाकर, चंदा लेकर घर चला गया। खानवा का युद्ध, फिर है चंदेरी का युद्ध, और फिर है घाघरा का युद्ध। ये सारे, ये 1526, ये 1527, ये 1528 और घाघरा का 1529। बाबर के 4 युद्ध। बाबर के बाद अगला राजा आएगा हुमायूं। हुमायूं के बाद बस अब क्लास थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसके लिए अब थोड़ा सा इनके नाम बताऊंगा। उसके बाद होगा शेरशाह सूरी, एक अलग राजा अफगान आएगा, और इसके बाद आएगा अकबर, इसके बाद आएगा जहांगीर, इसके बाद आएगा शाहजहां, और शाहजहां के बाद आएगा औरंगजेब। ये जिस समय औरंगजेब आता है, औरंगजेब के साथ ही हम पढ़ लेंगे मराठा। मराठा में कौन पढ़ेंगे हम? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वंश। दिल्ली सल्तनत और मुगलों के साथ ही इन्हीं के बीच में एक काम और शुरू होता है जिसको हम कहते हैं भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति और सूफी, भक्ति सूफी। देखो भक्ति, इतना देखना है कि भक्ति भी 2 तरह की विचारधारा है, सगुण और निर्गुण। उसी तरह सूफी में भी 2 विचारधाराएं हैं, एक है बासरा और दूसरी है बेसरा। बासरा क्या होता है? वो लोग जो इस्लाम को मानते हैं, जैसे सगुण वाले मानते हैं भगवान का निश्चित आकार, निर्गुण वाले मानते हैं कोई आकार नहीं होता। बासरा इस्लाम को मानते हैं और बेसरा इस्लाम को नहीं मानते। और भारत में सूफियों की बासरा शाखा आई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत में आ जाते हैं। पहला हमारा सिलसिला चिश्ती रहेगा, दूसरा सोहरावर्दी, फिर नक्शबंदी, स्तारिया, फिरदौसी। इस तरह हम भक्ति सूफी पढ़ेंगे। और उसके बाद एक टॉपिक बच जाता है हमारा दक्षिण भारत। पूरे के पूरे दक्षिण भारत की एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी।
अब आपने क्या काम करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करके बताना कि हम प्राचीन भारत से एक एक टॉपिक शुरू करें या मध्यकालीन भारत अरब आक्रमण से एक एक टॉपिक शुरू करें। तो लगभग 2 दिन में एक टॉपिक जो है आपको करवा दिया जाएगा। तो बहुत कम समय में आपको भारतीय इतिहास जो है ये पूरा कंप्लीट करवा देंगे ताकि आप खुद पढ़ने लायक हो जाओ। मेरा काम इतना ही रहेगा कि आपकी इतिहास विषय में रुचि पैदा हो जाए, पूरे के इतिहास की एक डायग्राम, एक रूपरेखा बन जाए ताकि आप खुद अच्छे से पढ़ सके, आपको किसी प्रकार की कोई भी कोचिंग की जरूरत ना रहे। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके वीडियो को आगे शेयर कर देवें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।